लक्ष्य डरावनी कहानियों की शैली में काफी नामचीन लेखक था। काफी समय से उसे अपनी कहानियों में लिखने के लिए नई प्रेरणा नहीं मिल रही थी। लक्ष्य अपने एडिटर मनीष से इस समस्या का हल पूछता है। यार मनीष, कुछ भी नया नहीं आ रहा है दिमाग में कहानियों के लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई नई इंस्पिरेशन चाहिए मुझे। कहीं किसी भूतिया जगह पर जाने की सोच रहा हूँ। तो किस जगह चलने का सोचा है? आप कहें तो मैं एक सुझाव दूं? कैसा सुझाव? आपने कालवन जंगल के बारे में सुना है? आए दिन अफवाहें उस जंगल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कोई ना कोई वहाँ गायब हो जाता है और उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। हॉन्टेड जोन कहते हैं उस जंगल को। मुझे तो डर लग रहा है, हमें सच में कुछ हो गया तो। अरे ये तो सिर्फ अफवाहें हैं, तुम चिंता मत करो निर्मल। मैं अपने असिस्टेंट राइटर का ध्यान तो रख ही सकता हूँ ना, और इससे तुम भी कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो तय रहा, हम सब कल कालवन जंगल के लिए निकलेंगे। रात हो गई थी। कितना सन्नाटा है यहाँ, हवा की भी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। अच्छा किया हमने यहाँ आकर, बस डर थोड़ा और बढ़ जाता तो पूरी कहानी लिख देता मैं। हाँ राइटर साहब, अब सो भी जाते हैं कुछ देर। तुम लोग सो जाओ, मैं थोड़ी देर और इस सन्नाटे को सुनना चाहता हूँ। रात और घनी होती जाती है। सब सो जाते हैं और लक्ष्य डर से प्रेरणा लेकर अपनी किताब में कुछ लिखने लगता है। तभी अचानक मानो आंधी से पेड़ हिलने लगे हो ऐसी आवाज आने लगती है। मनीष, उठो मनीष, मनीष! ये क्या हो रहा है? कैसी आवाज है ये? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये आवाजें अचानक कैसे बंद हो गई? शायद हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। बेवकूफी भरी बातें मत करो यार, हम सुबह होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। कोई एक पल की नींद भी नहीं ले पाता और देखते ही देखते सूरज की पहली किरण फूटती है। सब साहस कर टेंट से बाहर आते हैं और देखते हैं जो पेड़ टेंट के पीछे था वो टेंट के सामने आ चुका है। ये देखकर लक्ष्य के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। ये क्या हो रहा है? ये पेड़ ने अपनी जगह खुद से कैसे बदल ली? तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो लक्ष्य? मैं यहाँ इसी इंस्पिरेशन की तलाश में तो आया था। ये डर, ये भ्रम, असली और नकली के बीच की रेखा जहाँ धुंधली हो जाए, इसी जगह की तलाश में तो हम आए थे यहाँ। मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, तुम लोग कुछ देर मुझे परेशान मत करना, ठीक है? ये कैसी साइको वाली बातें कर रहे हो तुम? हम लोग यहाँ डरे हुए हैं और तुम हो कि छी, तुमसे कुछ कहने का तो मतलब ही नहीं है। हम यहाँ से निकल रहे हैं, आज के आज और अभी के अभी। नहीं, हम आज भी यहीं पर रुकेंगे। मेरी कहानियों के लिए ऐसी प्रेरणा फिर पता नहीं कब मिलेगी मुझे। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। तुम लोगों को इस पागल राइटर के साथ रुकना है तो रुको। उम्र मुझसे ज्यादा है तुम्हारी निर्मल, और मेरे असिस्टेंट हो। अगर जिंदगी में नाम कमाना है ना तो यहाँ रुको। और मनीष, तुम भी जानते हो कि अगर अगली कहानी सही समय पे नहीं कही ना तो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए बिना सवाल किए एक रात यहीं रुको मेरे साथ। जैसा तुम कहो, पर बस एक दिन। इसके बाद तुम मुझे जॉब से भले निकाल ही क्यों ना दो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। लक्ष्य अपनी किताब निकालकर लाल स्याही से बड़ी ही तेजी से लिखने लगता है। मनीष, निर्मल और वंशिका अब भी इस घटना को समझ नहीं पा रहे थे और लक्ष्य का अजीब बर्ताव देखकर उनका डर और बढ़ गया। देखते ही देखते काली रात फिर से आ गई। मुझे यहाँ डर लग रहा है, फिर रात होने को है। अगर हमें कुछ हो गया तो? बस किसी तरह आज की रात निकल जाए। तुम रो मत वंशिका, हम है ना तुम्हारे साथ। बस इसी टेंट में बैठे रहना है हमें।
ये जंगल तो बड़ा ही रहस्यमय और डरावना है। ना हवा चलती है, ना ही एक भी जानवर दिखाई पड़ रहा है। कल रात भर बाहर नहीं निकला, फिर भी इतना डर कि पूछो मत। अगर मैं बाहर जाकर आऊं, फिर तो डर की सीमा ही नहीं होगी। फिर तुम उसी तरह की बातें कर रहे हो लक्ष्य। हमें नहीं जाना कहीं, हम यहीं रहेंगे। तो रहो ना यहीं। वैसे भी मुझे अकेले ही जाना है। इस अद्भुत एहसास को फिर से जीने और अपने पन्नों पर उतारने का मौका है। और जहां तक रही बात उस पेड़ की जगह बदलने की, तो वो बस हमारा भ्रम है। मनीष, प्लीज रोको इसे। लक्ष्य कुछ दूर जंगल में निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर डर जरूर है, पर एक मुस्कान भी है, जैसे उसे कुछ रोचक मिल गया हो उसकी कहानी के लिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। 1 घंटा हो गया चलते हुए अब, पर यहाँ की हवा में कुछ तो है जो मानो हड्डियों को भी कपा दे। कौन है वहां? कौन है? कोई भी नहीं है, बस ये आवाजें हैं। लक्ष्य ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी मनीष के चिल्लाने की आवाज आती है। लक्ष्य टेंट की तरफ दौड़ते हुए जाता है। लक्ष्य वहां का खौफनाक दृश्य देखकर स्तब्ध खड़ा रह जाता है। अपने सामने मनीष को इस हालत में मरता देख लक्ष्य वहां से डर कर भागता है और एक जगह जहां कोई पेड़ नहीं दिख रहे थे वहां पर आकर थम जाता है और अपनी सांसों को संभालता है। क्या था? आखिर वो क्या था? मैंने ऐसा भयानक राक्षस कभी नहीं देखा। और वंशिका, निर्मल, वो दोनों कहीं दिखे क्यों नहीं? लक्ष्य अपने आंसू पोंछता है और फिर उसके चेहरे पर वही मैली मुस्कान आ जाती है और वो अपनी किताब खोलकर लाल स्याही से तेजी में लिखने लगता है। मनीष, तुम्हारा जीवन बिना कीमत के नहीं था। तुम्हारी मौत ने मुझे एक नई प्रेरणा दी है। इस कहानी को तुम्हारी आहुति मिली है, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्य अपनी कहानी में खोया था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें और आहुतियां दूंगा, बहुत सारी। मेरे 2 दोस्त और हैं। तुम उन्हें मार सकते हो और मुझे मेरी कहानियों के लिए एक नया पात्र भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, मेरी किताब पढ़ के कई लोग इस वन में आएंगे और उससे तुम्हें और भी आहुतियां मिलेंगी। ये सही रहेगा। पेड़ को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो पेड़ वहां से जा चुका होता है। निर्मल और वंशिका किसी तरह उस टेंट से बचकर भाग चुके थे और वो लोग अपनी सांसों को थामने एक जगह आकर खड़े हुए। मनीष की वजह से ही हमें अपनी जान बचाने का मौका मिला है। वंशिका, अपनी सांसों को संभालो और फिर यहाँ से हम भागना शुरू करते हैं। मनीष ने जो मौका दिया है, हम उसे ऐसे खाली नहीं जाने दे सकते। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। ऐसा भयानक राक्षस, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ आने का सुझाव कभी नहीं देती। और लक्ष्य कैसा होगा इस जंगल में अकेले? पता नहीं, उसे इतना समझाया पर अपनी किताब लिखने के लिए उसने हम सबको इस खतरे में डाल दिया। तभी उन्हें अचानक झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। कौन है? कौन है वहां?
अरे मैं हूँ। लक्ष्य, तुम जिंदा हो? लाख लाख शुक्र है भगवान का। पर तुमने हमें ढूंढा कैसे? मैंने टूटे हुए टेंट को देखा और कुछ देर तुम सबको ढूंढने लगा। फिर मुझे यहाँ खड़े दिखे तो तुम्हारे पीछे यहाँ आ गया। मनीष कहाँ है? मनीष नहीं रहा, उसे उस राक्षस ने मार दिया। उसने हमें भागने का मौका देने के लिए अपनी जान गंवा दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? मनीष मेरा दोस्त। तब तो हमें इस जंगल में एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ से फौरन भागा जाए। आओ मेरे पीछे। पर ये रास्ता तो जंगल का है ना, तो तुम हमें इस तरफ क्यों ले जा रहे हो? चुपचाप मेरे पीछे आओ, बातें मत करो, अपने पास समय कम है। ये रास्ता शॉर्टकट है, मेरे पीछे आओ। निर्मल और वंशिका लक्ष्य के पीछे पीछे चलने लगते हैं। लक्ष्य उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहाँ कोई पेड़ नहीं थे। निर्मल और वंशिका को कुछ राहत मिलती है। तभी लक्ष्य रुक जाता है। लक्ष्य, तुम रुक क्यों गए? क्या हम पहुंचने वाले हैं? आखिरकार अब इस जंगल से छुटकारा कब मिलेगा? तुम चुप क्यों हो लक्ष्य? कुछ कहते क्यों नहीं? पहुंच गए हैं। हाँ, पहुंच गए। तुम्हारी कहानी के अंत पर लक्ष्य अपने चेहरे पर घिनौनी मुस्कान लिए उन दोनों को निगल जाने वाली नजरों से देखता है और वंशिका और निर्मल उन्हें दिए गए धोखे को समझकर लक्ष्य की ओर दुख भरी नजरों से देखते हैं। वंशिका के आंखों से आंसू की एक बूंद छलकती है और वो लक्ष्य के हाथ की ओर देखकर मुस्कुराती है। लक्ष्य इस बात को समझ नहीं पाता और अपनी रोद से भरी आंखें लिए अपनी किताब खोलता है और लाल स्याही से लिखना शुरू करता है। मेरी कहानी का शीर्षक अंत्येष्टि यानी अंतिम यात्रा। तुम हंस क्यों रहे हो? लक्ष्य अपने बाएं हाथ की ओर देखता है। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ ये क्या हो रहा है मुझे? ये रहा तुम्हारा नया लेखक। ये श्राप है जो हम सब भोग रहे हैं। हम निशाचर पेड़ जो तुम जैसों की पीड़ा पर आनंद लेते हैं, उनमें भी तुम सबसे बड़े राक्षस निकले। हम सब श्रापित लोग हैं, तुम्हारी ही तरह, और अब तुम भी भोगो ये श्राप इस जंगल में, अंत से अनंत तक। मनीष बचाओ मुझे। लक्ष्य, जिसने अपने सभी दोस्तों की आहुति दी थी, एक लेख की प्रेरणा के लिए, अब उसकी पुकार और घिनौनी मुस्कान धीरे धीरे उस जंगल के सन्नाटे में विलुप्त हो गई और वृक्ष वन में फिर से एक सन्नाटा छा गया। एक गांव था हरिपुर। सब वहां अच्छे से रहते थे, बस रात को वहां बाहर निकलना मना था, खासकर गांव के बाहर उस पेड़ के पास। कहा जाता है वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं लौटता, और अगर कोई गया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग होते थे जिन्हें ये बात कहानी लगती थी, लेकिन कहीं सच ना हो जाए इस डर से वो जाते ही नहीं थे। लोगों ने वहां दिन में भी जाना बंद कर दिया। एक बार शहर से पंचायत का काम करने नया कर्मचारी आया। आयुष के आते ही गांव में जैसे उत्सव आ गया हो। सब उसकी खातिरदारी करते। एक दिन जब सब बैठकर पंचायत में बातें कर रहे थे, तो सबने आयुष को आगाह किया
कि वो उस पेड़ के पास ना जाए। आयुष शहर से आया था, वहां ये सब उसने कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो हंसने लगा। अरे क्या बात कर रहे हैं चचा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कभी किसी ने डराने के लिए ये बात कर दी होगी और फिर उसके बाद सब लोग तब से डर कर रह रहे हैं। क्या कभी वहाँ किसी ने जाकर देखा ये सच है या नहीं? अरे बेटा ये सच है, ऐसी बातों पे कोई मजाक नहीं करता। अगर वहाँ गए तो वापस नहीं आ सकते, मैं बता रही हूँ। अरे आप चिंता ना करें चचा, मैं जाके देखता हूँ और ये प्रूव करूंगा कि उस पेड़ से हमें कोई नुकसान नहीं होता और आप लोगों को आगे से डर ना लगे, इसलिए मैं पूरी रात वहीं रुकूंगा, ठीक है? सब डर गए और उसे मना करने लगे। तुम हमारी बात मान लो, वहाँ मत जाओ बेटा। अरे काका आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, मैं कल रात वहीं रुकूंगा, ठीक है? आयुष पेड़ देखने के लिए उसी वक्त वहां से चला गया। वो उस पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा। अरे यार इतना अच्छा तो पेड़ है, खूबसूरत छांव देता हुआ, अच्छा ही है। मैं यहाँ कल रुककर गांव वालों का शक दूर कर देता हूँ, वरना इतने अच्छे पेड़ और उसकी प्यारी सी छांव से गांव वाले वंचित ही रहेंगे। आयुष वहीं लेट गया। थोड़ी देर उसने देखा कि कोई भूत उसके ऊपर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। आयुष की नींद खुली और उसने देखा कि वो सही सलामत है। अरे अरे ये तो बुरा सपना था, गांव वालों की बात सुनकर मेरे दिमाग में भी यही चलने लगा है। वो वापस घर जाता है। जब से वो पेड़ के पास जाकर आया तब से उसके साथ अजीब हरकतें होने लगी। घर में तेज हवा आई, उसका पूरा घर उड़ा ले गई। वो इतनी तेज हवा की वजह से आंखें बंद करता और जैसे ही खोलता सब फिर वैसा का वैसा ठीक हो जाता। ऑफिस में जब वो किताब में लिखकर काम कर रहा था तो एकदम से इंक की जगह उससे बहुत सारा खून निकलने लगा। वो डर के मारे चिल्लाया। दूर हटो मुझसे। पास बैठा पियोन उसके पास आया और वो पेन लेकर आया और कहने लगा, क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है ना? आयुष देखता है कि उसकी किताब में अब कोई खून नहीं है और वो पेन भी ठीक है। अरे साहब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, पेड़ के पास मत जाइए, किसी ने कोई मजाक नहीं किया है। आयुष घबरा कर बोला, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे 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 कुछ नहीं हुआ है, मैं वहीं जाऊंगा। अरे साहब अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ आता हूँ, ठीक है? ठीक है। रात को सब गांव वाले आखिरी कोशिश करते हैं मना करने की, पर फिर भी आयुष नहीं मानता। अरे बेटा मैं बता रही हूँ, अभी भी वक्त है, गांव वाले और अपनी भलाई के लिए रुक जाओ। नहीं काका, मुझे इस अंधविश्वास को दूर करना ही होगा। कल सुबह मिलते हैं और रामू भी मेरे साथ जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आयुष और पियून रामू उस पेड़ की तरफ जाते हैं। वहां वो कपड़ा बिछाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वो कपड़ा बिछाते हैं तेज हवाएं चलने लगती है और चिल्लाने और हंसने की आवाजें आने लगती है। रामू बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी हवा जोर से उसे पकड़कर पेड़ की तरफ ऊपर लेकर जाती है। अरे साहब बचाइए मुझे। आयुष खींचने की कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता। रामू हवा में उड़ने के बाद तुरंत गायब हो जाता है। थोड़ी ही देर में उस पेड़ के सारे भूत बाहर आ जाते हैं और रामू भी भूत बन के बाहर आता है। कितने सालों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब सबको मार देंगे। आयुष डर जाता है। ये देखकर वो तुरंत गांव वालों को बचाने उनकी तरफ भागता है। भागो भागो भागो, भूत आ रहे हैं, अपनी जान बचाओ, भागो।
सब डर जाते हैं। सारे भूत एक एक करके सबको मार देता है। किसी को गले से शरीर अलग करके मारते हैं तो किसी की बॉडी में घुस जाते हैं। धीरे धीरे करके वो भी भूत बन जाते हैं जिन्हें मार दिया गया, और वो गांव वालों के पीछे पड़ते हैं और बचे हुए लोगों को मारते हैं। सब चिल्लाते हैं। आयुष अब भी भाग रहा होता है खुद को बचाने के लिए। हर तरफ खून ही खून होता है। आयुष अपने घर जाता है खुद को बचाने के लिए। आयुष के घर तेज हवा चलती है और पूरा घर उड़ जाता है। वो अपनी गाड़ी चालू करके वहां से भागने की कोशिश करता है। वो तेज गाड़ी भगाता है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, गाड़ी बंद हो जाती है और 4-5 भूत आते हैं और उसको मारकर खाने लगते हैं। गांव के सारे लोग मर जाते हैं और हर तरफ सिर्फ खून ही खून होता है।